जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका पिछले 2 दिन से बहुत शोर पड़ा हुआ है और वो स्टडी में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। और वो ये है कि मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने या उनके डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने यूनिवर्सिटीज़ की जो उनकी एक अपना स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 उसके अंदर रद्दोबदल किया और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो पहले सेक्शन 1 में थी अब सेक्शन 2 में चली गई है। तो इस हवाले से बहुत सारी मुझे कॉल्स भी हमें आ रही हैं, हमें बहुत सारी ईमेल्स भी आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, इवन के जी बच्चे कह रहे हैं जी वो फलानी यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 में चली गई है, अब हमारे वीज़े का क्या बनेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस इशू को ज़रूर एड्रेस करूं क्योंकि मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि सेक्शन अगर कोई यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चली गई तो क्या क़यामत बर्पा होगी और अगर सेक्शन 2 से सेक्शन 1 में आ गई है तो उसके क्या फ़वाइद होंगे। तो मैं एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी वसातत से ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी जा सके। तो अभी जो परसों नई डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने जो रैंकिंग्स अपनी इंटरनली अपनी यूनिवर्सिटीज़ की शेयर की हैं उसके अंदर वेरिएशंस आई हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो पहले सेक्शन 1 में थी वो सेक्शन 2 में चली गई हैं। अब जनरली जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं जी कि अब जो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का कंसर्न होता है वो वीज़ा फाइल कर रहा है या वीज़ा अभी उसने फाइल करना है या वो एडमिशन प्रोसेस के लिए जा रहा है कि सर ये सेक्शन 2 अगर मेरी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चली गई है तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हो जाएगा, इसका मेरे वीज़े के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और इवन सेक्शन 4 ये है क्या। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हम कहते हैं जब हम वीज़े की बात करते हैं, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो हमारे इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके मुताबिक कंप्लायंस का एक स्टैंडर्ड बनाया है कि अगर उस यूनिवर्सिटी की हमारे इमिग्रेशन मैटर्स से जो हमने पैरामीटर्स बनाए हैं उसकी कंप्लायंस अगर एक्सीलेंट है वो सेक्शन 1 में, अगर वो कंप्लायंस वेरी गुड है, एक्सीलेंट नहीं है, वो 2 में आएगी, जो एवरेज है वो 3 में आएगी, जो बिलो एवरेज है वो 4 में आएगी। अब इसी तरह मैं इसके साथ एक ज़िम्नन बात कर दूं, इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को भी इसी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को भी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लम्स यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, दे आर सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी एज पर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड्स। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, तो ये उनकी लास्ट कैटेगरी में आती है सेक्शन 4 में। अब लिहाजा ये भी ऐसी चीज़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है जिसकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ कि क्या सेक्शन 1 से जो यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 में गई हैं तो उनका फ़र्क क्या पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब बच्चे किसी यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा ज़्यादा रिफ्यूज़ हो जाएं या बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, जो हम अपनी पहली वीडियोस में भी कहते रहते हैं कि ज़रूर जाके पढ़ें, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, उसी कॉलेज में पढ़ें, उससे अगर आप चेंज करते हैं इंस्टीट्यूट, आप इनरोल नहीं होते तो उससे पाकिस्तान की वो जो कैटेगरी है, जो इस वक्त पाकिस्तान कैटेगरी 3 में है, पहले पाकिस्तान कैटेगरी 2 में था, जब स्टूडेंट जाते हैं जाके वो जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जाके नहीं पढ़ते तो वो होता क्या है कि वो कंट्री की रैंकिंग डाउन कर देते हैं। इसी तरह सिर्फ उस बच्चे के ना पढ़ने से उस मुल्क, उसकी कंट्री की रैंकिंग डाउन नहीं होती। वो जिस यूनिवर्सिटी में जाता है जाके अगर वो रिपोर्ट नहीं करता, वो भाग जाता है, वो किसी और कॉलेज में चला जाता है तो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है। वो समझते हैं कि इनकी कंप्लायंस विद इमिग्रेशन रूल्स के अंदर थोड़ी सी डेफिशिएंसीज हैं और वो वक्ती तौर पर उनको सेक्शन 2 में कर देते हैं ताकि वो अपने स्टैंडर्ड को मोर स्ट्रिक्टली अप्लाई करें। अब एज ए स्टूडेंट, मैं अगर अपने आप को एज ए स्टूडेंट लूँ तो मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और वो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चली गई है तो पहला सवाल कि क्या मेरा वीज़ा इससे इफेक्ट होगा। देखिए, इसके आपके वीज़े के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सेक्शन 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी तो इट मीन्स कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उस यूनिवर्सिटी को एक किस्म का ये एक इंटीमेशन है कि भाई आपकी कंप्लायंस लेवल ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। और जब वो यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 में आएगी तो उसके स्टूडेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करते हुए
डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी है और उसके में आप गए हैं तो हो सकता है वीजे के वक्त आपकी चेकलिस्ट और हो और 2 में और हो। इसी तरह जैसी यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 में जाएगी, अगर 1-2 दिन के अंदर किसी ने वीजा फाइल किया तो वो यूनिवर्सिटी जो पहले सेक्शन 1 में थी अब 2 में गई है, तो वो जब उसका वीजा फाइल करते हैं तो अटैचमेंट्स की जब ऑप्शंस आती हैं तो वो कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो कंसर्न के हवाले से कि ऐसा ये नहीं है कि आप सेक्शन 2 में चले गए तो आपका वीजा नहीं लगना। अब पाकिस्तान में इसका शोर ज्यादा क्यों है, क्यों लोग इसके ऊपर कंसर्न है? इवन कंसल्टेंट भी कंसर्न है। कंसल्टेंट्स भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी कंसल्टेंट्स की कॉल्स भी ली और सर ये सेक्शन 2 में चलेगी फलान यूनिवर्सिटी, अब क्या होगा? तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ, बिल्कुल इस बात से ना घबराएं। आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चली गई है तो वीजा रेशो वुड नॉट बी द इशू। हाँ, अब उस यूनिवर्सिटी को या उस यूनिवर्सिटी में वीजा अप्लाई करते हुए यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बर्डन ज्यादा है कि वो अपने ज्यादा डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से ले, ज्यादा बेहतर स्क्रीनिंग करें। इसी तरह स्टूडेंट के ऊपर भी वो चेकलिस्ट बढ़ जाती है। अब लेकिन बेसिक फर्क एक है, बाज कंसल्टेंट्स करते क्या हैं, जो एक मार्केट के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे कोई पता नहीं कि कौन ये कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री के अंदर जब आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 में होती है तो आपको वीजे के वक्त बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटीज में अगर आप वीजे के साथ बैंक स्टेटमेंट ना भी लगाएं तो वो ये इस ऑब्जेक्शन पे आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होता। लेकिन अभी जो बच्चे हमारे ऑफिस के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी कंसल्टेंट्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 की भी होती है तो वो जीटी की रिक्वायरमेंट्स के वक्त आपसे तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंश्योर करती है और वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड एजेंट्स को ये बात कहती है कि कभी भी स्टेटमेंट के बगैर वीजा फाइल ना करें, क्योंकि भले वो सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी है, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लगा रहे तो वीजा ऑफिसर इस बात पे तो रिफ्यूज नहीं करेगा कि आपकी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी में जब वीजा फाइल करते हैं रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन वो ये जरूर देखेगा कि यार इस बंदे की स्टेटमेंट नहीं है, इसने अपने फंड्स शो नहीं किए, तो वो किसी और बात पे वीजा रिफ्यूज कर सकता है। वो आपकी ओवरऑल असेसमेंट में केस आपको वीक समझेगा और रिफ्यूजल किसी और बुनियाद पे भी हो सकती है। लिहाजा सिर्फ एक फर्क मेनली पड़ेगा कि जो पहले कंसल्टेंट्स या स्टूडेंट्स वीजा के साथ स्टेटमेंट अटैच नहीं करते थे वो उन्हें करनी पड़ेगी। लेकिन तमाम सेक्शन 1 यूनिवर्सिटीज अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग में, उनकी गाइडेंस में ये बताती हैं कि आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तमाम लगाने हैं, बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है, भले वो सेक्शन 1 की भी है। सो वो कंसल्टेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो अपना वीजा फाइल कर रहे हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन्ड है या वो मेंटेन करने जा रहे हैं और वो वीजा फाइल करेंगे या वो एडमिशन प्रोसेस में है, तो एक तो इस बात की श्योरिटी रखें कि देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑन द बेसिस दैट के अब आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 की है, स्टेटमेंट सेक्शन 1 की भी अप्लाई करने जा रहे हैं, फिर भी जरूर लगाएं। इन बातों में ना जाएंगे सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी के साथ स्टेटमेंट लगाए बगैर काम चल जाता है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी अपने कॉन्ट्रैक्टेड एजेंट को, अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहती कि आपने स्टेटमेंट नहीं लगानी। वो हमें कहते हैं इंश्योर करें कि बच्चा अपने फर्स्ट ईयर फंड जरूर शो करे। भले हमारी रैंकिंग की वजह से, सेक्शन 1 होने की वजह से हमसे वो स्टूडेंट से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट चाहिए नहीं। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस यूनिवर्सिटी को फ्लेक्सिबल किया है कि आप अपनी चीज़ों को खुद देख रहे हैं, आपकी कंप्लायंस 100% या 99% है या 95% है, तो वी ट्रस्ट यू। लिहाजा आप, हमें ये यकीन है क्योंकि आप सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटीज हैं तो आप तमाम प्रोसीजर्स को खुद ही फॉलो कर रहे हैं, हमें उनको फॉलो कराने की जरूरत नहीं है। इसका कदर मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसीजर्स जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 है तो आप, जो वो यूनिवर्सिटी खुद भी स्टेटमेंट की बात करती है, आपसे फंड्स की बात पूछती है, आपने अपनी एप्लीकेशन में जीटी के अंदर या अपनी एसओबी के अंदर लिखा होता है कि मेरे पास पहले साल के फंड्स हैं, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो आपके वीजा की प्रॉब्लम बन सकती है। सो कंक्लूडिंग इट, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में जाने में घबराने की कोई बात नहीं है। पेसिमिज्म के बिल्कुल नजदीक ना आए, ये फॉर्म पे बिल्कुल कान ना धरें कि सेक्शन 2 में मेरी यूनिवर्सिटी आ गई, वो क़यामत आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। एक बात, अगर आप इवन सेक्शन 1 में है, सेक्शन 2 में है, जो मर्जी जिस मर्जी सेक्शन में है,
अपनी बैंक स्टेटमेंट, पहले साल के फंड्स, पहले साल की फीस प्लस लिविंग के जो फंड्स हैं वो अपने अकाउंट में शो जरूर करने हैं, वो जरूर करें। एंड वी होप यू विल सक्सेसफुली गेट योर वीज़ा। और अपनी एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से फाइल करें, अपने कंसल्टेंट से करवाएं जिससे भी करवा रहे हैं। फाइल आपकी प्रॉपरली प्रिपेयर होनी चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, ज्यादा करने के चक्करों में फेक में ना पड़ें, जो ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें। एंड वी होप यू विल गेट द वीजा एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 और सेक्शन 3। दैट आर द मैटर्स which are important for the immigration department, for the university, not for the student। जैसे ही यूनिवर्सिटी की कैटेगरी चेंज होती है वो अपने प्रोसीजर को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेती है। सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो आई होप कि इसके बाद कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। अगर कोई है व्हाट्सएप करें नंबर पे या नीचे कमेंट में लिखें, वी विल आंसर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज।